Hello everyone. So we are beginning with chapter number 23. There is a parliament, and it is one of the lengthiest chapter of Amrasmikant. Okay, so let's start. पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट बेसिकली एक लेजिस्लेटिव विंग है यूनियन गवर्नमेंट की। मतलब जो कोई भी लेजिस्लेशन या लॉ बनेंगे ये पार्लियामेंट से ही बनेंगे। ठीक, इसका कहीं ना कहीं एक सेंट्रल और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इंडिया के डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में। ठीक, हमने जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट की है ना, बेसिकली यूके से अडॉप्ट की है। ठीक है, जिसे हम वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। पार्लियामेंट की बात करें तो आर्टिकल 79 टू 122 पार्ट 5 में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 79 टू 122 में बेसिकली इसके ऑर्गेनाइजेशंस, कंपोजिशंस, ठीक है, मतलब कौन कौन होगा, ड्यूरेशन क्या होगा, ऑफिसर्स कौन कौन से होंगे, प्रोसीजर्स क्या अडॉप्ट होंगे, प्रिविलेजेस क्या ऑफर्ड होंगे, ठीक है, पावर और इन सब चीज़ों के बारे में पार्लियामेंट के डील किया जाता है। आर्टिकल 79 टू 122 पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द पार्लियामेंट, दैट्स इट। ओके, अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बेसिकली पार्लियामेंट को बताया गया कि पार्लियामेंट 3 पार्ट से मिलकर बनेगा। पहला, पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट होगा, उसके बाद काउंसिल ऑफ स्टेट होंगे एंड हाउस ऑफ पीपल्स होगा। ठीक, हाउस ऑफ पीपल्स लोकसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, ये तीनों मिला के पार्लियामेंट बनाएंगे। ठीक, 1954 में जो ये पहले काउंसिल ऑफ स्टेट एंड हाउस ऑफ पीपल्स था, जो कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश ओरिजिन था, इसका नाम हमने हिंदी में बदल के राज्यसभा, ठीक है, और लोकसभा कर दिया। ठीक, राज्यसभा की बात करें तो इसे अपर हाउस भी बोलते हैं, सेकंड चैम्बर या फिर हाउस ऑफ एल्डर्स भी बोलते हैं। लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं, फर्स्ट चैम्बर बोलते हैं, पॉपुलर हाउस बोलते हैं। लोअर हाउस, लोकसभा को लोअर हाउस या फर्स्ट चैम्बर क्यों, पॉपुलर हाउस क्यों? क्योंकि इसमें जो इसमें जो एमपीज बैठते हैं वो डायरेक्टली पीपल्स से इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये डायरेक्टली पीपल्स का विल रिप्रेजेंट करता है। राज्यसभा में जो मेंबर होते हैं वो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली से बाई सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के थ्रू चूज होके आते हैं, और ये कहीं ना कहीं स्टेट के विल को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये कहीं ना कहीं फेडरलिज्म को प्रमोट करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, बहुत मैंने ऐसे देखा है कि कई लोग मिनिस्टर्स, एमपीज और जो एमएलए हैं इसी में कंफ्यूज रहते हैं। और मैं कई की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी कुछ साल पहले तक ना, मतलब 1 साल पहले तक तो मुझे भी यही लगता था कि क्या सब मिक्स हो जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्लैरिटी की बहुत ज़रूरत है। देखो, अब अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें, ठीक है, प्रेसिडेंट बेसिकली किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है। ठीक है, ना ही पार्लियामेंट की जो सिटिंग होती है उसमें बैठ के मीटिंग अटेंड करता है। ठीक, लेकिन फिर भी वो पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट है। प्रेसिडेंट किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, ठीक है, और ना ही पार्लियामेंट में बैठ के उसकी मीटिंग अटेंड करता है, लेकिन फिर भी वो पार्लियामेंट का पार्ट है। ये चीज़ ध्यान रखना है, प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ पार्लियामेंट। ओके, कोई भी बिल जब पास होती है दोनों हाउसेस से, तो वो जब तक लॉ नहीं बन सकता जब तक कि प्रेसिडेंट का असेंट मिल नहीं जाता। जैसे पहले कोई भी जब पास होगा दोनों हाउसेस से कोई भी बिल, तो उसे हम बिल बोलते हैं, लेकिन जब प्रेसिडेंट की अप्रूवल हो जाती है ना तो उसे हम एक्ट बोलते हैं। अब ही सी आल्सो परफॉर्म सर्टेन फंक्शन रिलेटिंग टू द प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, इसका कुछ इन जो प्रेसिडेंट होता है ना, वो जो प्रोसीडिंग होती है पार्लियामेंट की, इसमें भी कुछ इसका इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि ये क्या करेगा कि हर एक फाइनेंशियल ईयर में जो पार्लियामेंट है उसको सम्मान करेगा। ठीक, जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा और प्रोड्यूस करने की बात होगी तो भी यही प्रेसिडेंट ही करता है, एक ही हाउसेस में नहीं, दोनों हाउसेस में। ठीक है, लोकसभा को डिसॉल्व करना हुआ प्रेसिडेंट ही करेगा। ठीक है, दोनों हाउसेस को एड्रेस करना हुआ ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट सिटिंग, ठीक है, चाहे वो फाइनेंशियल ईयर का हो, चाहे एवरी जनरल इलेक्शन के बाद की फर्स्ट सिटिंग हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट ही है जो दोनों हाउसेस को एड्रेस करता है। इस टाइम प्रेसिडेंट ही ऑर्डिनेंस इशू करता है। जब
पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है, ठीक है। और भी बहुत सारे फंक्शन जिसे हम लेटर ऑन देखेंगे, ठीक। इन दिस रिस्पेक्ट द फ्रेमर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलाइड ऑन द ब्रिटिश पैटर्न रेदर देन अमेरिकन पैटर्न। पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश पैटर्न को फॉलो करता है, ना कि अमेरिकन पैटर्न को, ठीक है। इन ब्रिटेन द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ क्राउन किंग और क्वीन, द हाउस ऑफ लॉर्ड्स अपर हाउस, द हाउस ऑफ कॉमन्स लोअर हाउस, ठीक। ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ की पार्लियामेंट में क्राउन होता है, किंग और क्वीन होता है। हमारे यहाँ रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उनके यहाँ मोनार्कियल डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ठीक। तो उनके यहाँ प्रेसिडेंट का रोल कौन प्ले करता है, वहाँ का क्राउन किंग या जो क्वीन है वो प्ले करता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है अपर हाउस उनके यहाँ, वैसे हमारे यहाँ राज्यसभा होता है लोअर अपर हाउस, ठीक है। उनके यहाँ हाउस ऑफ कॉमन होता है एज ए लोकसभा, हमारे यहाँ लोकसभा होता है, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। बाय कॉन्ट्रेस्ट द अमेरिकन प्रेसिडेंट इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें ना, अमेरिकन सिस्टम की बात करें तो अमेरिकन सिस्टम में वहाँ पे स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है। इसी वजह से अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है ना वो किसी लेजिस्लेचर का पार्ट ही नहीं होता है, ठीक। यूएसए में क्या है, जो लेजिस्लेचर है उसे हम कांग्रेस बोलते हैं, ठीक। और ये जो लेजिस्लेचर है ना, जो यूएसए का कांग्रेस है वो कंसिस्ट ऑफ सीनेट, अपर हाउस सीनेट बोलते हैं वहाँ पे, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लोअर हाउस बोलते हैं, ठीक। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें ना तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव जो होते हैं ना वो लेजिस्लेटर या लेजिस्लेचर से ही डिराइव्ड होते हैं, इसीलिए वो डिपेंड होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर के लिए एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। लेजिस्लेचर सारे एमपी जो चुन के जाते हैं ना, जो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं पीपल्स से अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में, आपको भी एमपी का नाम पता होगा अपने एरिया के, तो वो सारे लोग लेजिस्लेटर में जाते हैं, ठीक है। अब उसी लेजिस्लेचर से जो जिसकी मेजोरिटी होती है जिस पार्टी की, वो गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। और जो गवर्नमेंट होती है वही एग्जीक्यूटिव भी होती है, ठीक। Hence we have the president in parliament like the crown in parliament in Britain, ठीक है। जैसे ब्रिटेन में की पार्लियामेंट में क्राउन होता है वैसे हमारा प्रेसिडेंट होता है पार्लियामेंट में। द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड ले स्ट्रेस ऑन द सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स। प्रेसिडेंशियल फॉर्म में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर होता है लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स में। एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो लेजिस्लेटिव से ड्राइव नहीं होते हैं, ठीक है, उनका अलग से चुनाव होता है। एग्जीक्यूटिव में एक किचन कैबिनेट का भी कॉन्सेप्ट है जिसको प्रेसिडेंट अपनी मन मर्जी से एग्जीक्यूटिव का उसके कौन कौन मेंबर होगा उसको चूज कर सकता है, ठीक है। इसीलिए अमेरिका का जो प्रेसिडेंट होता है ना वो कांग्रेस का पार्ट नहीं होता है, हम देख चुके हैं, ठीक है इसको। अब देखो कंपोजिशन क्या होगा दो हाउसेस का, राज्यसभा और लोकसभा का, अपर हाउस का लोअर हाउस का, ठीक है। देखो हमारे यहाँ जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है ना राज्यसभा की 250 फिक्स है, जिसमें 238 कौन होंगे, स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू चूज होके आएंगे राज्यसभा में बैठेंगे, ठीक है। और यूनियन टेरिटरीज के भी, ठीक। उसके बाद 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, मतलब कुछ पर्सन हु आर स्पेशलाइज इन सर्टेन फील्ड लाइक आर्ट, कल्चर, लिटरेचर एक्सेट्रा, ठीक है। अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो राज्यसभा में 245 मेंबर्स हैं, ठीक है, जिनमें 225 इलेक्टेड हैं, स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं 8 मेंबर, यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करते हैं 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड हैं। तो 225 प्लस 8 मतलब 233 बेसिकली 233 मेंबर्स इलेक्ट होके आए हैं स्टेट से, एंड जो आपका यूटी है 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया है, ठीक। अब देखो 4th शेड्यूल टीयर्स, ठीक है, राज्यसभा 4th शेड्यूल डील्स विथ राज्यसभा, मतलब राज्यसभा में किस स्टेट को कितनी सीटें अलॉट होंगी वो मेंशन है 4th शेड्यूल में, राज्यसभा एंड स्टेट को एंड यूटी दोनों को, ठीक। अब देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट की बात करें तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट इन राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। हमने वही बात की ना कि बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू जो ये राज्यसभा में मेंबर आते हैं ना किसी पर्टिकुलर स्टेट से चुन के, तो वहाँ की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है वही इन मेंबर को चूज करके भेजती है राज्यसभा में। इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डिंग्स विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, हम देख चुके हैं। द सीट आर अलॉटेड टू द स्टेट इन द राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ जितना पॉपुलेशन उसी बेसिस पे राज्यसभा में सीटें भी मिलेंगी, अलॉट होंगी पर्टिकुलर स्टेट्स को। जैसे यूपी में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीटें हैं। हेंस द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में 31 मेंबर्स हैं,
त्रिपुरा में 1 मेंबर है केवल, तो पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है भाई। हाउएवर इन यूएसए ऑल द स्टेट आर गिवन, जबकि यूएसए की बात करें ना तो सारे स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला है वहाँ की सीनेट में, मतलब लोअर हाउस अपर हाउस में, ठीक है। यूएसए में कुल 50 स्टेट हैं, हर एक स्टेट से 2 मेंबर चूज होके वहाँ की राज्यसभा यानी सीनेट में जाता है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी की बात करें तो हर एक यूनियन टेरिटरी का जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो राज्यसभा में रहेंगे, चाहे वो इनडायरेक्टली इलेक्ट हुए हों मेंबर वहाँ के मेंबर्स के थ्रू, या फिर इलेक्टोरल कॉलेज कोई बनाया गया हो उसके थ्रू ये चुन के आए हों राज्यसभा में। दिस इलेक्शन इज आल्सो हेड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम। देखो यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू ही इलेक्शन होता है, यूटी में भी, ठीक है। आउट ऑफ 8 यूनिट, अब 8 में से अगर बात करें तो केवल 3 यूटी जो हैं, जैसे दिल्ली, पुदुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है इनकी अपनी, ठीक है। तो इनके जो रिप्रेजेंटेशन है वो राज्यसभा में है, ठीक है। दिल्ली, पुदुचेरी एंड जम्मू कश्मीर के रिप्रेजेंटेशन जो है उनका राज्यसभा में है, केवल यही तीन है। आउट ऑफ 8 यूटी ओनली 3 हैव रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ अदर 5 यूनियन टेरिटरी आर टू स्मॉल टू हैव एनी। देखो और जो अदर यूनियन टेरिटरीज जो 5 बच गई हैं उसकी पॉपुलेशन बहुत कम है, ठीक है, तो इसीलिए उनको रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में नहीं मिला है, ठीक। नॉमिनेटेड मेंबर की बात करें अगर, प्रेसिडेंट क्या करता है, 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है हु हैव स्पेशलाइज नॉलेज। हमने बात की थी कि आर्ट, लिटरेचर, साइंस या सोशल सर्विसेज में हो। अब देखो हमारे यहाँ स्पोर्ट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो अगर सचिन तेंदुलकर राज्यसभा में जाते हैं तो इसका मतलब स्पोर्ट्स से नहीं गए हैं, स्पोर्ट्स को आर्ट में ही गिना जाता है, ठीक। द रैशनल बिहाइंड दिस प्रिंसिपल ऑफ नॉमिनेशन इज टू प्रोवाइड इमिनेंट पर्सन ए प्लेस इन राज्यसभा। इसके पीछे का रीजन क्या है कि भैया कुछ लोग जो स्पेशलाइज नॉलेज है उनको अपने स्पेशल फील्ड में, उनको भी राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन मिले बिना इलेक्शन के प्रोसेस से गए हुए, ठीक है। अमेरिकन सीनेट की बात करें वहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन मतलब जो नॉमिनेटेड मेंबर का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। अब लोकसभा के कंपोजिशन की बात करें 550 मेंबर्स होते हैं, डायरेक्टली लोगों के द्वारा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन के जाते हैं, ठीक है। इस 550 में 530 मेंबर्स जो होंगे वो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, 20 मेंबर्स यूनियन टेरिटरी के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, 530 + 20 50 हो गए। अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो 543 मेंबर्स हैं, जिनमें 524 तो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, 19 जो हैं वो यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब इसमें स्टेट का रिप्रेजेंटेशन देखें, किस स्टेट को कितनी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो पॉपुलेशन के हिसाब से जैसे वहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड की जाती है, वहाँ की मतलब जो पर्टिकुलर स्टेट, तो जितने कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से जितनी सीटें होंगी उतने लोग चुन के आएंगे, ठीक है। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट इन लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, सीधे लोगों से चुने जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस, मतलब लोग डायरेक्टली वोट करते हैं जिनकी एज जो है 18 ईयर्स से अबव है, ठीक। 18 ईयर्स पहले क्या कॉन्सेप्ट था कि 21 ईयर्स था, लेकिन इसे जो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1988 का, उसके थ्रू जो एज लिमिट है ना 21 से घटा के 18 कर दी गई थी। यूनियन टेरिटरी की रिप्रेजेंटेशन की बात करें, ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज एम्पावर्ड टू द पार्लियामेंट टू प्रिस्क्राइब द मैनर ऑफ चूजिंग। देखो ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली पावर देता है पार्लियामेंट को कि आप जिस हिसाब से चाहें उस तरह से यूनियन टेरिटरी की रिप्रेजेंटेशन को लोकसभा में रख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड, देखो इसी वजह से पार्लियामेंट ने यूनियन टेरिटरीज को एक्ट 1965 पास किया, ठीक है। तो वहाँ अब इस एक्ट के थ्रू क्या होगा कि जो यूनियन टेरिटरीज के भी जो रिप्रेजेंटेशन होगा लोकसभा में, वहाँ पे भी लोगों के द्वारा डायरेक्टली चुन के ही आएंगे, ठीक, लोकसभा में। अब नॉमिनेटेड मेंबर का कॉन्सेप्ट देखें तो 2020 से पहले प्रेसिडेंट क्या करता था कि 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोकसभा में नॉमिनेट करता था, ठीक। अगर उसको लगता है कि जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ओरिजिनली दिस प्रोविजन वाज ऑपरेटेड, देखो असलियत में देखें तो इसे केवल 10 सालों के लिए ही चलना था, अप टू 1960, बट लेटर ऑन इसे एक्सटेंड करते रहा गया, ठीक। तो लास्ट टाइम जो इसे एक्सटेंड किया गया था 2020 तक किया गया था, ठीक है। फिर 95th अमेंडमेंट एक्ट 2009 के थ्रू इसे 2020 तक एक्सटेंड किया गया था, लेकिन लेटर में 104th अमेंडमेंट एक्ट आता है ना 2019 का, इसने क्या किया कि कहीं ना कहीं जो रिप्रेजेंटेशन था एंग्लो इंडियन का एज ए नॉमिनेटेड मेंबर बाय द प्रेसिडेंट, इसको ख़त्म कर दिया, ठीक है।
इसीलिए ये जो प्रोविज़न था कि भैया नॉमिनेट करेगा प्रेसिडेंट 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में, वो 25 जनवरी 2020 को ख़त्म हो गया। ठीक, अब देखो जो एलोकेशन है ना, कितने स्टेट को कितनी सीटें हैं लोकसभा में, उसको हम देखेंगे। ठीक है, अब देखो सिस्टम ऑफ इलेक्शन टू लोकसभा, कैसे इलेक्शन का सिस्टम वर्क करता है लोकसभा में। ठीक है, टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी, हर एक जनरल इलेक्शन से पहले क्या होता है ना, जनरली हर 10 साल में होता है कि उस हर एक 10 साल के बाद सेंसस होता है। उसी सेंसस के बेसिस पे जो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना लोकसभा की, उसको रीएडजस्ट ठीक है, और रीएडजस्ट और सीट का एलोकेशन, कितनी सीटें घटी कितनी सीटें बढ़ी, उन सब चीज़ों को डिलिमिटेशन कमीशन फिक्स करता है। ठीक है, अब देखो फॉर द पर्पस ऑफ होल्डिंग डायरेक्ट इलेक्शन, देखो डायरेक्ट इलेक्शन होता है लोकसभा के लिए, हर एक स्टेट को उनके टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अब इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने 2 प्रोविजन बनाए हैं, जैसे हर एक स्टेट को लोकसभा में उतनी ही सीटें मिलेंगी जिससे कि जो पॉपुलेशन और सीटों का रेशियो है ना, वो कहीं ना कहीं, अगर हर एक स्टेट को देखें तो पॉपुलेशन मतलब 10 लाख अगर मान लो पॉपुलेशन, उस पर 1 सीट अलॉट होता है, तो ये जो प्रोपोर्शन है ना, ये हर एक स्टेट के लिए सेम रहे। ठीक, तो यही बात की गई है कि ईच स्टेट इज अलॉटेड अ नंबर ऑफ सीट इन द लोकसभा इन सच अ मैनर दैट द रेशियो बिटवीन द नंबर एंड इट्स पॉपुलेशन इज सेम फॉर ऑल स्टेट। ठीक है, कि भैया अगर मान लो कि दिल्ली की पॉपुलेशन 10 लाख है, यूपी की पॉपुलेशन 20 लाख है। ठीक है, यूपी को दो सीटें मिलेंगी लोकसभा में, जबकि हम एक एग्जाम्पल की तरह देख रहे हैं, दिल्ली को 1 ही सीटें मिलेंगी, क्योंकि 10 लाख पे सिर्फ 1 ही सीटें मिलती हैं। वहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख है मान लो, तो वहाँ पे 1 सीटें मिलेंगी। लेकिन देखो जो पॉपुलेशन टू सीट का रेशियो है ना, दोनों जगह तो सेम ही है ना, हर एक 10 लाख पे 1 ही तो सीट है। तो वही बात यहाँ पे कही गई है, ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी इन सच अ मैनर दैट द रेशियो बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड द नंबर ऑफ सीट अलॉटेड टू इट सेम थ्रू आउट द स्टेट। ठीक, और इस तरह से भी डिवाइड किया जाता है ना, हर एक स्टेट को भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया जाता है ना, तो इस तरह से डिवाइड किया जाता है कि जो उस स्टेट में हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना, उसमें पॉपुलेशन के हिसाब से जो सीट का एलोकेशन है वो फिक्स रहे। ठीक है, ऐसा ना हो कि अगर मान लो कि कोई स्टेट है, ठीक है, मान लो 80 सीटें हैं, सीट उसको अलॉट की गई हैं लोकसभा में, अब 80 सीट में ऐसा ना हो कि 80 में 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी तो ऐसी हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब 10 लाख से भी 12 लाख पे 1 सीटें अलॉट हो रही हैं, कुछ हैं जिन पे 8 लाख लोगों पर 1 सीटें अलॉट हो रही हैं, तो ये इनकन्सिस्टेंसी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब इंटर स्टेट पैरिटी तो होनी चाहिए। इंटर स्टेट पैरिटी तो हमने देखा फर्स्ट वाले प्रोविजन से, लेकिन सेकंड वाला प्रोविजन कहता है कि इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट भी पॉपुलेशन तो सीट का एलोकेशन फिक्स रहना चाहिए। ठीक है, इन ब्रीफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर दैट देयर इज ए यूनिफॉर्मिटी इन रिप्रेजेंटेशन इन 2 रिस्पेक्ट, जैसे बिटवीन डिफरेंट स्टेट में भी रिप्रेजेंटेशन की यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए और बिटवीन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी भी सेम स्टेट में होनी चाहिए। ठीक, द एक्सप्रेशन पॉपुलेशन मीन्स पॉपुलेशन एज असरटेन एट द प्रीसीडिंग सेंसस, मतलब पॉपुलेशन यहाँ मतलब क्या हुआ कि भैया जो लास्ट सेंसस हुआ है उसी के बेसिस पे। ठीक, अब देखो, अब इसमें डिलिमिटेशन वगैरह हम अच्छे से देखते हैं। ठीक, तो अब हम बात करते हैं कि हाउ द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर रीएडजस्टेड। ओके, so the provision of readjustment of territorial constituency is after each census. okay, जब भी लास्ट सेंसस होगा, ठीक है, जनरली 10 ईयर में सेंसस होता है, उसके बाद बाउंड्री का रीएडजस्टमेंट होगा। किस बाउंड्री का? जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज है ना इलेक्शन वाली, ठीक, उसका रीएडजस्टमेंट होगा। ठीक, तो रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, अब हम इसे लाइन बाय लाइन देखते हैं। ठीक, आफ्टर एवरी सेंसस ए रीएडजस्टमेंट इज टू बी मेड इन, ठीक है, किस चीज़ों में रीएडजस्टमेंट होगा? तो एलोकेशन ऑफ सीट इन लोकसभा टू द स्टेट, कि भाई हर एक सेंसस के बाद रीएडजस्टमेंट होगा। पहला नंबर 1 किस चीज़ का? जो सीट है ना लोकसभा में, वो डिफरेंट स्टेट्स का क्या हिस्सा होगा उन सीट में, ठीक है, कितनी सीटें हर एक स्टेट को अलॉट होंगी लोकसभा में, उसका। दूसरा, डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब हर एक स्टेट को उसी बेसिस पे सेंसस, उसी पॉपुलेशन के बेसिस पे टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में फिर से डिवाइड किया जाएगा। पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू डिटरमाइन द अथॉरिटी एंड मैनर इन विच इट इज़ टू बी मेड। पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो चाहे तो वो
किसी ऐसी अथॉरिटी को अपॉइंट कर सकती है जो कि ये काम करेगा, ठीक है। अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट ने क्या किया, डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1952 में, 62 में, 72 में, 2002 में पास किया, ठीक है, जिसके थ्रू डिलिमिटेशन कमीशन 1953 में, 62 में, 72 में, 1952 में पहला डिलिमिटेशन कमीशन, दूसरा 63 में, तीसरा 73 में एंड चौथा मतलब 2002 में, ठीक है। तो ये 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन बैठा था, ठीक। अब क्या हुआ कि अब देखो, अगर हम सीट्स का बंटवारा पॉपुलेशन के बेसिस पे करते हैं तो भाई जिस स्टेट में ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहाँ सीटें ज़्यादा मिलेंगी उस स्टेट को, जिस स्टेट में पॉपुलेशन कम होगी वहाँ पे सीटें कम मिलेंगी। अब हुआ क्या कि जो पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर था ना, जब वो इम्प्लीमेंट किया गया ड्यूरिंग इंदिरा गवर्नमेंट, ठीक है, कि भाई पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, क्योंकि देखो पॉपुलेशन हमारे कंट्री की एक बहुत बड़ी समस्या रही है, ठीक है। हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सस्टेन करवा पाएंगे, ठीक है। इसलिए हुआ क्या कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कि भाई ऐसा ना हो कि पॉपुलेशन किसी स्टेट की ज़्यादा बढ़ जाए और उसी बेसिस पे सीटें उस स्टेट को ज़्यादा एलोकेट हो, तो सदर्न स्टेट भी और नदर्न स्टेट भी दोनों चाहेंगे हमारी पॉपुलेशन बड़ी हो ताकि हमें सीटें ज़्यादा मिले, ठीक है। तो पॉपुलेशन हमें कंट्रोल करना है। अब हुआ क्या कि पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर फैमिली प्लानिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट हुआ। सदर्न स्टेट ने क्या किया, उन्होंने अपनी पॉपुलेशन तो कंट्रोल कर ली पर नदर्न स्टेट नहीं कर पाए, ठीक है। अब पॉपुलेशन के बेसिस पे अगली बार जब सीट का एलोकेशन होगा तो नदर्न स्टेट को ज़्यादा मिलेगा, तो भाई फिर पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर लेना तो फिर गलत बात हो गया सदर्न स्टेट के लिए, ठीक है। इसलिए क्या किया गया कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ऐसा कहा गया कि जो सीट्स का एलोकेशन है लोकसभा में वो फिक्स होंगे टिल 2000 तक ऑन द बेसिस ऑफ विच सेंसस, 1971 सेंसस, ओके। उसके बाद क्या हुआ कि इस बैन को दोबारा 25 साल के एक्सटेंड कर दिया गया था, मतलब 2026 तक कर दिया गया था बाय 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 के थ्रू, ठीक। रीजन क्या था कि ताकि पॉपुलेशन इनकरेजिंग, जो पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर है ना उसको अच्छे से इनकरेज किया जा सके, ठीक। 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 ने क्या किया कि इसने कहा कि भैया अब क्या होगा कि जो रीएडजस्टमेंट है और रैशनलाइजेशन है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी का वो किस बेसिस पे, किस सेंसस के बेसिस पे होगा, 1991 के सेंसस में। लेटर 87th अमेंडमेंट एक्ट आता है 2003 में, ठीक है। अब डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की डिलिमिटेशन होनी थी ना वो 2001 के सेंसस के बेसिस पे कर दिया गया, ठीक। 1991 84th के थ्रू और 87 के थ्रू 2001, ठीक है। ये पॉपुलेशन बेसिस होगा रीएडजस्टमेंट का, ठीक। हालांकि ये रीएडजस्टमेंट होगा लेकिन इसके थ्रू जो अभी भी जो सीट्स है ना लोकसभा की टोटल वो फिक्स रहेंगी, उसमें बढ़ोतरी घटोतरी नहीं होगी। मतलब आप केवल टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का इंटरनल रीएडजस्टमेंट कर सकते हैं। इस पॉपुलेशन जो बेसिस रहेगा ना सीट एलोकेशन का वो कौन सा सेंसस रहेगा, 1971 का सेंसस ही रहेगा, बस रीएडजस्टमेंट का बेसिस 2001 का सेंसस रहेगा, ठीक है। How the constitutions has abandoned the system of communal representation, ठीक है। जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम था ना कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे अबैंडन कर दिया था, ठीक। लेकिन इसने क्या किया था, रिजर्वेशन का प्रोविज़न रखा था शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए लोकसभा में, ठीक है। किस बेसिस पे, जितना पॉपुलेशन है भाई उसी हिसाब से सीटें जो हैं लोकसभा में फिक्स रहेंगे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, ठीक। अब ओरिजिनली अगर देखें तो ये प्रोविज़न केवल 10 सालों के लिए 1960 के लिए अप्लाई था, ठीक। लेकिन इसे 10-10 साल करके एक्सटेंड होता रहा, ठीक है। तो 104th लास्ट टाइम एक्सटेंड किया गया इसे 104th अमेंडमेंट एक्ट 2019 के थ्रू इसको 2030 तक कर दिया गया है बढ़ा के, ठीक है। हालांकि अभी एक्सटेंड होता ही रहेगा, इतना आसान बात नहीं है किसी को अगर एक बार रिजर्वेशन दे देना, ठीक है। और ख़ासकर जिसकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन हो फिर उसको रिजर्वेशन उसका हटाना, मतलब जो भी पॉलिटिकल पार्टी करेगी कहीं ना कहीं they will be in the position to lose their power, okay. So it is very difficult once provide a reservation to certain community, it is very difficult for the political parties to remove these reservations, okay. तो सीट आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, रिजर्व है। अब देखो, अब रिजर्वेशन और एक सेपरेट इलेक्टोरेट दो चीज़ें हैं, ठीक है। हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट, ठीक है, और रिजर्वेशन। सेपरेट इलेक्टोरेट का क्या मतलब होता है कि भैया जो इलेक्शन में खड़ा होगा ना उसको वोट केवल उसी कम्युनिटी के लोग ही करेंगे। जैसे मुस्लिम अगर कोई बंदा खड़ा हुआ
तो मुस्लिम को वोट मुस्लिम ही करेगा। रिजर्वेशन का क्या मतलब है कि भैया किसी एक कम्युनिटी को आपको इतनी सीटें मिलेंगी, ठीक है, आप यहाँ से इलेक्शन लड़ सकते हो, ठीक, लेकिन आपको जो वोट करेगा ना पूरी कम्युनिटी करेगी, आप केवल किसी एक कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहेंगे, ठीक। तो अब हुआ क्या कि ए मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इज आल्सो नॉट डिबेट फ्रॉम कंटेस्ट। देखो रिजर्व सीट तो रिजर्व मिलेगी ही, लेकिन अगर वो चाहें तो जनरल सीट पे भी कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 के थ्रू क्या हुआ, इसने क्या किया कि जो रिजर्वेशन मिल रहा था ना वो किस पॉपुलेशन सेंसस के बेसिस पे, 1991 के सेंसस के बेसिस पे रिजर्वेशन जो मिल रहा था सीट का वो होगा, ठीक है। तो 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 इसने क्या किया, रिफिक्स किया रिजर्व सीट को ऑन द बेसिस ऑफ 1991 सेंसस, ठीक है। फिर क्या हुआ 87th अमेंडमेंट एक्ट 2003 के थ्रू, इसमें क्या हुआ जो रिजर्व सीट थी ना उसको 2001 के बेसिस पे फिक्स किया गया, ठीक है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ 1991 सेंसस, ठीक। तो बस अगर हम सिंपल भाषा में समझना चाहें अभी तक का, तो अभी जो लोकसभा में टोटल सीट है ना वो 1971 के सेंसस के बेसिस पर ही हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ का इंटरनल रीएडजस्टमेंट था वो 1971 के सेंसस के बेसिस पे तो था, लेकिन 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 के थ्रू इसे 1991 के बेसिस पे इंटरनल रीएडजस्टमेंट कर दिया गया, ठीक है। लेटर ऑन 87 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसे 2001 का सेंसस को बेसिस बनाया गया जो इंटरनल रीएडजस्टमेंट है टेरिटरीज का, ठीक है। उसी के साथ साथ जो SC/ST रिजर्वेशन है उसको भी 2001 के बेसिस पे ही अभी दिया जाता है, ठीक है। अब फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम देखते हैं। तो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन चूज़ किया है किस केस में, राज्यसभा में, ठीक है, कि भैया जो चूज़ होके आएंगे वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से चुन के आएंगे, ठीक है। लेकिन ये सिस्टम लोकसभा में नहीं रखा गया। देखो Instead, it has adopted the system of territorial representation. First past the post system for election of member of the लोकसभा, ठीक है। लोग यहाँ पर टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन की बात होती है लोकसभा में कि भैया जो यहाँ पे मेंबर जो इलेक्ट होके आएंगे डायरेक्टली लोगों से, ठीक है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा वो चुन के आएगा, ठीक। अंडर टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन एवरी मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर रिप्रेजेंट अ जियोग्राफिकल एरिया नोन एज कॉन्स्टिट्यूंसी। टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन जो लोकसभा में है उसमें क्या होता है कि हर एक मेंबर जो चुन के आता है ना वो एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया से चुन के आता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक। अब हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव चुन के आता है लोकसभा में, हैंस सच अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इज नोन एज सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसी वजह से इसे सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी भी बोलते हैं। इन दिस सिस्टम अ कैंडिडेट को सिक्योर मेजोरिटी ऑफ वोट्स इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, ठीक है। इस सिस्टम में क्या होता है कि जो भी कैंडिडेट मेजोरिटी वोट सिक्योर करता है वो इलेक्ट हो जाता है। मान लो कि कोई दो कैंडिडेट खड़े हुए, ठीक, दो कैंडिडेट में एक को मान लो 3 कैंडिडेट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एक को मिले 33%, दूसरे को मिले 33%, तीसरे को मिले 34%। तो जो 34% जिसको हाईएस्ट वोट मिले वो आएगा लोकसभा में बैठेगा, ठीक है, एज MP, ठीक। द सिंपल मेजोरिटी सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन डज नॉट रिप्रेजेंट द होल इलेक्टोरेट। अब देखो, अब क्या देखो सीन क्या है यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि दो कैंडिडेट 33% तो वोट सिक्योर किए, ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं वन थर्ड लोगों का तो वोट पाए ना, ठीक है। लेकिन चूज़ करके होके कौन आया, जो 34% वोट पाया था, मतलब कि वो जो 66% थे ना वो इग्नोर हो गए। ये किसकी विल को रिप्रेजेंट कर रहा है, 34% को, ठीक है। मतलब हाईएस्ट वोटिंग को ही बस देखा जाएगा, ठीक है। इसी वजह से ऐसा बोला जाता है कि ये कहीं ना कहीं सारे इलेक्टोरेट को तो रिप्रेजेंट कर नहीं रहा है, 66% को कहाँ रिप्रेजेंट किया, ये तो सिर्फ 34% को रिप्रेजेंट किया ना। तो हाँ, ये इसका एक ड्रॉबैक्स है, ठीक है। इन अदर वर्ड इट डजंट सिक्योर ड्यू रिप्रेजेंटेशन टू माइनॉरिटी। देखो अब जो 33% जिन्होंने वोट किया था, ठीक है, वो तो माइनॉरिटीज़ में आ गए, ठीक है। इसको 34% मिले तो ये चुन के आ गया लोकसभा में, ठीक है। ये मेजोरिटी को रिप्रेजेंट करेगा तो माइनॉरिटी तो पीछे छूट गया ना। तो वही ये बात है यहाँ पे। द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एम्स टू रिमूविंग डिफेक्ट ऑफ टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन। देखो लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि ये जो माइनॉरिटी होता है ना, जो इसका रिप्रेजेंटेशन टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन में नहीं हो पाता है लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में हो जाता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में कैसे होता है कि भैया फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है।
वोट इसमें ट्रांसफ़र हुआ करते हैं। मान लो कि एक बार वोटों गिनती हुई, जैसे हर एक जो कोई भी इलेक्ट करेगा ना मेंबर्स को, वो क्या करेगा, एक पर्चा उसके पास दिया जाएगा, उसमें सारे जो खड़े हुए हैं इलेक्शन में उनका नाम रहेगा। उसको प्रेफरेंस देना है कि भैया पहले पे हम इनको मानते हैं, ठीक है, दूसरे को हम इनको मानते हैं, तीसरे पे इनको मानते हैं। अब मान लो कि ऐसे बहुत सारे मेंबर थे, इन्होंने ऐसे पर्चे में प्रेफरेंस दिया 1 2 3, ठीक है। अब क्या होता है कि सबसे पहला जो काउंट होगा उसमें क्या होगा कि जिसको हाईएस्ट वोट मिला है उसको अलग कर लिया जाएगा, ठीक है, हाईएस्ट वोट को, जिसको सबसे लोएस्ट वोट मिला है ना उसको निकाल दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन जिसको सबसे लोएस्ट वोट मिले हैं उसके पर्चे में भी तो सेकंड प्रेफरेंस रहा होगा, तो जो सेकंड प्रेफरेंस रहेगा उसका वो ट्रांसफ़र हो जाएगा दूसरे मेंबर के पास, ठीक है। जो ऊपर वाले जो अभी डिस्क्वालीफाई नहीं हुए हैं, ये तो डिस्क्वालीफाई हो गया, तो इसका सेकंड प्रेफरेंस जो है जो ऊपर वाले मेंबर हैं उनके पास ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसका जो इसने सेकंड प्रेफरेंस तो रखा ना, मतलब इसने दूसरे मेंबर को भी चुना, एक को ही तो चुनने की कोशिश नहीं की, इसने प्रेफरेंस दिया कि अगर ये इनको हम पहला प्रेफरेंस देते हैं, अगर ये नहीं हुए तो हमारा वोट इनको ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसमें ट्रांसफ़र वोट होते रहता है, इसलिए कहीं ना कहीं सभी का रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, ठीक है। द सिस्टम ऑफ एम टू रिमूव डिफेक्ट ऑफ टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन हमने समझ लिया। अंडर दिस सिस्टम ऑल सेक्शन ऑफ पीपल गेट रिप्रेजेंटेशन इन प्रोपोर्शनल टू देयर नंबर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि सभी सेक्शन के लोग अपने प्रोपोर्शनल जितना उनका परसेंटेज, जितना पॉपुलेशन है ना उनकी, उसी बेसिस पर उनको रिप्रेजेंटेशन भी मिल जाता है। इवन द स्मॉलेस्ट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन गेट्स इट्स ड्यू शेयर ऑफ रिप्रेजेंटेशन लेजिस्लेचर, ठीक है। देयर आर 2 काइंड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब देखो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के भी 2 टाइप होते हैं, एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है एंड दूसरा होता है लिस्ट सिस्टम। इंडिया में क्या है, पहला वाला द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, जो भी हमने बात की कि कैसे वोट ट्रांसफ़र होता रहता है सेकंड प्रेफरेंस का, ठीक है। फिर जिसको सबसे कम वोट मिला वो रिमूव हो जाएगा, उसका सेकंड प्रेफरेंस दूसरे मेंबर को ट्रांसफ़र हो जाएगा जिसको उसने किया था सेकंड प्रेफरेंस पे, ठीक। इन इंडिया द फर्स्ट काइंड इज अडॉप्टेड फॉर द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड देखो जो ये जो सिंगल ट्रांसफरेबल का वोट है किसके इलेक्शन में अप्लाई होता है, तो राज्यसभा के मेंबर के पहला, दूसरा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स पे, तीसरा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक। So the some members of the Constituent Assembly had advocated the system of proportional representation for the election of member of जो कुछ जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे उन्होंने कहा था कि भैया जो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है ना ये लोकसभा में रहना चाहिए, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट नहीं किया। रीज़न क्या था कि भैया इतने ज़्यादा जहाँ वोटर हो ना वहाँ पे वोट बार बार काउंट करना, फिर सेकंड प्रेफरेंस को ट्रांसफ़र करना, ये काफ़ी बहुत जटिल प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। और अगर 1-2 मेंबर को चूज़ करना हो तो ठीक है, लेकिन अगर इतने लोगों को चूज़ करना है, 545 सीट को फिल करना है तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है। डिफ़िकल्ट फॉर द वोटर टू अंडरस्टैंड सिस्टम, देखो वोटर के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है कि कैसे वो फर्स्ट प्रेफरेंस रख के सेकंड प्रेफरेंस रख के, तो वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस एक हो जाता है, स्पेशली जब इंडिया में इतनी ज़्यादा इलिटरेसी हो, ठीक। अब देखो unsuitability to the parliamentary government due to the tendency of the system to multiply political parties leading instability in the government, ठीक है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं ये अनसुइटेबिलिटी है, मतलब सुइटेबल नहीं है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के लिए, क्यों, क्योंकि इसकी काफ़ी टेंडेंसी होती है, ठीक है, इनस्टेबिलिटी भी क्रिएट करने की, ठीक। अब देखो प्रोपोजल रिप्रेजेंटेशन के डिमेरिट्स क्या हैं इसको भी देख लेते हैं। पहला तो ये बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक। इट डज नॉट गिव एनी स्कोप फॉर ऑर्गेनाइजिंग बाई इलेक्शन, ठीक है, मतलब इसमें ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि भाई दोबारा इलेक्शन हो जाएगा। इट एलिमिनेट इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन वोटर एंड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। ये जो कॉन्टैक्ट होता है ना, जो वोटर और रिप्रेजेंटेटिव है ना, इनके बीच में जो कॉन्टैक्ट होता है उसको कहीं ना कहीं एलिमिनेट कर देता है। इट प्रमोट माइनॉरिटी थिंकिंग एंड ग्रुप इंटरेस्ट, ये कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटी की थिंकिंग होती है ना उसको प्रमोट करता है, किसी ग्रुप के इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है इंस्टीड ऑफ नेशन एज अ होल। इट इंक्रीज द सिग्निफिकेंस ऑफ पार्टी सिस्टम एंड डिक्रीज द वोटर्स, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो पार्टी सिस्टम है ना उसकी सिग्निफिकेंस बढ़ जाएगी, वोटर का जो सिग्निफिकेंस है वो कम होगा, ठीक। अब ड्यूरेशन की बात करें दोनों हाउसेस की, तो हम इस ड्यूरेशन को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक, क्योंकि ऑलरेडी 33 मिनट्स का हो गया है, ठीक है, और चैप्टर काफ़ी लंबा है तो हम ऐसे इसे इन पार्ट्स कवर करेंगे, ठीक, ताकि बर्डन फिर ना हो। तो थैंक यू।